मुंबई। रजत की गाड़ी एक बड़े से मेंशन के बाहर आकर रुकी, जिस पर कपूर मेंशन लिखा हुआ था। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया तो उस बड़े से मेंशन का दरवाजा खुला। ड्राइवर ने गाड़ी को मेंशन के अंदर मोड़ दिया तो खुशी हैरानी से बोली, रजत जी, ये हम कहाँ आ गए? मुझे तो लगा था हम किसी होटल में रुकेंगे, लेकिन ये तो किसी का घर है। रजत ने मुस्कुराते हुए कहा, सब्र करो खुशी, ये अपना ही घर है। खुशी ने रजत की बात बीच में ही काटकर कहा, अपना घर होता तो यहाँ पर कपूर के स्थान पर सिंघानिया लिखा हुआ होता। रजत कुछ नहीं बोला, क्योंकि ड्राइवर गाड़ी को दरवाजे के ठीक सामने रोककर बोला, साहब, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। रजत और खुशी दोनों गाड़ी से उतरे तो सामने एक बुजुर्ग दंपति को खड़े देखा। रजत मुस्कुराकर बोला, यह है रितेश कपूर और उनकी पत्नी रोहिणी कपूर, दादाजी के बिजनेस पार्टनर और दोस्त भी। खुशी ने हाथ जोड़ लिए तो रजत और खुशी दोनों ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। रितेश कपूर ने रजत और खुशी के सिर पर हाथ रखकर कहा, खूब तरक्की करो और खुश रहो। वहीं उनकी पत्नी रोहिणी ने खुशी की बलाएं लेते हुए कहा, बहुत ही खूबसूरत हो बेटा, बिल्कुल चांद का टुकड़ा, दूधो नहाओ पूतो फालो। खुशी बस हल्की सी मुस्कान दी तो उन्होंने दोनों को अंदर आने के लिए कहा। रजत और खुशी दोनों अंदर आ गए तो रजत ने इधर उधर देखते हुए कहा, बाकी सब कहाँ हैं? क्या कोई नहीं आया? रोहिणी जी ने लंबी सांस लेकर कहा, वे सब यहाँ रहे ही कब हैं बेटा, हमेशा से बाहर ही रहते हैं, रात में आएंगे सभी। और तुम तो जानते हो ना, बिजनेस सब उनके बेटों ने संभाल लिया है। रजत ने हाँ कहा तभी एक लड़की दौड़ती हुई आई और झट से रजत के गले लग गई। खुशी खाली आंखों से उन्हें देखने लगी तो रजत ने लड़की को खुद से दूर करके कहा, दूर हटो अनु। लड़की, जिसका नाम अनु था, उसने रजत को और कसकर पकड़ते हुए कहा, नहीं, कितने दिनों बाद आए हो तुम, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, अब तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। रजत ने फिर से अनु को दूर करके कहा, अनु, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अब अनु ने रजत को छोड़ दिया और उससे अलग होकर बोली, तुम ना टू मच हो। तुम्हें पता है मैं कब से सोच रही थी कि तुम आओ तो हम शादी करें, कितने वक्त से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रजत ने अनजाने भाव से कहा, एक मिनट, तुम मेरा इंतजार और ये शादी का क्या मतलब है तुम्हारा? रजत ने ये बोलते हुए खुशी की ओर देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अनु बोली, ओहो रजत, अब बहाने मत बनाओ, सबको पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। पिछली बार जब हम सब मिले थे तब तुमने मेरा कितना ख्याल रखा था, भूल गए तुम? रजत ने थोड़े तल्ख लहजे में कहा, अनु, बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं था। वे अनु कुछ कहती उससे पहले ही उसकी नज़र खुशी पर पड़ी। अनु ने खुशी को नीचे से ऊपर तक देखा, फिर कुछ सोचते हुए बोली, तुम कौन हो और ऐसे बहन जी की तरह साड़ी लपेटकर क्यों आई हो? दिखने में तो खूबसूरत हो। खुशी कुछ नहीं बोली तो रजत ही बोला, अनु, ये मेरी पत्नी है, मिसेस खुशी रजत सिंघानिया। रजत ने जैसे ही ये कहा, अनु की आंखें और उसके चेहरे के अंदाज बदल गया। कुछ देर पहले वे खुशी को अनजाने इंसान की तरह देख रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर खुशी के लिए गुस्सा दिखाई दे रहा था। अनु ने कुछ देर तक खुशी को घूरा तो रोहिणी जी बोली, अनु, अब तो बस करो, तुम रजत की पत्नी के सामने ऐसी बातें कर रही हो, वे क्या सोच रही होगी रजत के बारे में, कुछ तो लिहाज करो। अनु गुस्से में बोली, आप चुप रहिए दादी माँ, आपको कुछ नहीं पता, रजत ने मुझसे क्या क्या वादे किए थे। अब अनु खुशी की ओर देखकर बोली, और लड़की तुम, रजत मेरा है और मेरा ही रहेगा। तुम्हारे लिए उसने किसी खास वजह से शादी की होगी, लेकिन प्यार तो वे मुझसे ही करता है, समझी? रजत हैरानी से अनु को देख रहा था और साथ ही वे खुशी का चेहरा पढ़ने की कोशिश भी कर रहा था कि आखिर खुशी क्या सोच रही थी उसके बारे में। लेकिन खुशी का चेहरा पहले की ही तरह शांत और बिना किसी भाव के था। रजत ने अनु की बाजू को पकड़कर उसे दूर ढकेलते हुए कहा, अनु, मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था और तुमने मेरी पत्नी से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की? जब रजत ने खुशी की साइड ली तो अनु बस उन्हें घुटकर रह गई और वहां से चली गई। उसके जाते ही रोहिणी जी खुशी के पास आकर खुशी का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, बेटा, अनु की बात का पूरा मत मानना,
वे थोड़ी अलग है। उसने शुरू से ही रजत को परेशान किया है, लेकिन रजत ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुशी बेमन से हल्की सी मुस्कुरा दी तो रोहिणी जी ने उसे लेकर चलते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूं। खुशी उनके साथ चली गई तो रितेश जी ने रजत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, राजवीर ने खुशी के बारे में जितना बताया था वे उससे भी कहीं ज्यादा शांत और सुलझी हुई है। रजत मुस्कुरा दिया तो रितेश जी ने उसे बैठने का इशारा किया। रजत बैठ गया और दोनों काम के बारे में बातें करने लगे। रोहिणी जी ने खुशी को उसके रूम तक पहुंचा दिया और वापस जाने लगी तो खुशी ने उन्हें रोकते हुए कहा, आंटी आप कुछ देर मेरे साथ बैठ सकती हैं प्लीज। रोहिणी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। ये कहकर वे पास में पड़े सोफे पर बैठ गईं तो खुशी भी उनके पास आकर बैठ गई। खुशी ने रोहिणी जी से कहा, आपके घर में और लोग भी तो होंगे ना आंटी, कहाँ हैं सब? रोहिणी जी ने बिना किसी भाव के कहा, ये घर नहीं, एक मकान है बेटा। सब अपने अपने कमरों में रहते हैं, कोई किसी के साथ नहीं बैठता, किसी के पास वक्त नहीं है तो कोई काम में व्यस्त है। खुशी कुछ नहीं बोली तो रोहिणी जी आगे बोली, मेरे दो बेटे और एक बेटी हैं, दो बहुएं हैं जो इतनी मॉडर्न है कि मुझसे बात करना तो उन्हें जैसे फिजूल ही लगता है। दो पोते और दो पोतियां हैं, एक से तो तुम मिल ही चुकी हो, दूसरी रात में आएगी यहाँ और सुबह फिर अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। खुशी ने उदासी से कहा, इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी कोई किसी से बात नहीं करता? कोई किसी के आने पर अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते? ऐसा क्यों आंटी? रोहिणी जी ने लंबी सांस लेकर कहा, जब बात कंपनी और प्रॉपर्टी की आती है ना बेटा, तब भाई भाई भी दुश्मन बन जाते हैं। खुशी ने हामी भरी और कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, आंटी मुझे नहीं पता मुझे यहाँ कितने दिन रहना है। रजत जी जब तक यहाँ है तब तक मैं यहाँ हूँ, लेकिन तब तक हम आपके साथ बैठकर ही खाना खाएंगे और खाना मैं बनाऊंगी। क्या आप मुझे ये करने देंगी? रोहिणी जी ने खुशी के गाल पर हाथ रखकर कहा, जो चीज़ें मैं अपने परिवार से चाहती हूँ वे तुम मुझे देना चाहती हो, मैं मना कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि रजत भी तो मेरे पोते जैसा ही है। खुशी मुस्कुरा दी तो रोहिणी जी ने कहा, चलो अब तुम आराम करो, मैं रजत से भी मिल लेती हूँ। खुशी ने गर्दन हिलाई तो रोहिणी जी चली गई। खुशी ने कमरे को देखा जो जरूरत से ज्यादा ही बड़ा था। उसकी जरूरत का हर सामान वहां मौजूद था, जैसे उसे अपने घर में मिलता था। खुशी ने खुद से कहा, ये रजत जी भी ना अपना दिखावा करना कभी नहीं छोड़ेंगे। खुशी फ्रेश होकर बेड पर आकर लेट गई और उसे नींद आ गई। इधर अनु अपने कमरे में बेड पर बैठी थी। उसने दोनों हाथों को बेड पर कसकर टिकाया हुआ था और उसकी नज़र के ठीक सामने एक बड़ा सा और सुंदर सा फ्लावर पॉट रखा हुआ था। अनु ने अचानक से उसे उठाया और जमीन पर फेंक दिया। उसके गिरने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। खुशी जो अपने कमरे में सोई हुई थी वे भी अचानक से उठ गई, लेकिन घर का कोई भी सदस्य बाहर नहीं आया। रजत उठकर जाने लगा तो रोहिणी जी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं रजत, अब और नहीं, अब खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अनु की अब किसी भी जिद को सपोर्ट मत करो तुम। रजत वापस बैठ गया। अनु अपने कमरे में बैठी रजत के आने का इंतजार करने लगी, लेकिन जब रजत नहीं आया तो अनु ने खुद से कहा, मुझे एक्सपेंसिव चीज़ें पसंद हैं और रजत तुम मेरे लिए एक्सपेंसिव थे, लेकिन अब तुम मेरे लिए फ्लावर पॉट जैसे हो गए हो, इसलिए अब तुम्हारा टूटना निश्चित है। अगर तुम मेरे नहीं तो किसी और के भी नहीं हो सकते। रजत रितेश जी और रोहिणी जी के पास सिर झुकाए बैठा था तो रोहिणी जी ने कहा, रजत थैंक यू बेटा, तुमने हमारी इच्छा का मान रख लिया और किसी होटल में ना रुककर अपने घर में ही रुके हो। रजत कुछ नहीं बोला, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया तो रितेश जी ने कहा, हे रजत अब तुम जाओ, आराम करो, रात को मैं सबको खाने पर बुलाता हूँ, वहीं बातें होगी अब सबसे। रजत ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह गर्दन हिलाई और उठकर रूम की ओर बढ़ गया। जैसा कि उसे रूम का पहले से पता था, इसलिए वे चला गया। रितेश और रोहिणी जी ने रजत को देखना जारी रखा तो रोहिणी जी ने कहा, हमने अपनी परवरिश में कहाँ कमी रख दी रितेश, जो हमें ऐसी औलाद मिली है। रजत को देखो तो, और लोगों के लिए गुस्सा और अकड़ होते हुए भी वे हमारे लिए बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा बना रहता है।
रितेश जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, सब किस्मत की बात है रोहिणी जी। हमने अपने बच्चों को हमेशा ही लाड़ प्यार दिया है और रजत का लाड़ प्यार से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। खैर अब चलिए, आपकी औलाद को भी तो इनवाइट करना है। एक घर में रहकर उन्हें न्योता देना पड़ता है। रोहिणी जी कुछ नहीं बोली और अपने कमरे की ओर बढ़ गईं। रजत रूम में आया तो खुशी इधर उधर चक्कर लगा रही थी। रजत के आते ही खुशी जल्दी से उसके पास आई और हैरानी से बोली, बाहर क्या हुआ था? ऐसा लगा जैसे कोई बम फूटा हो। आप ठीक तो है ना? रजत खुशी को खुद की परवाह करता देख खुश हो गया और खुशी के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ मालकिन, यहाँ ऐसा होता रहता है। जब कोई बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो तो वे कोई ना कोई चीज तोड़ देता है जो उसकी फेवरेट हो। खुशी रजत की बाह में सिमटी हुई बोली, लेकिन आज किसको गुस्सा आया? रजत ने अचानक से कहा, अनु को। रजत ने कहने के बाद सोचा कि उसे खुशी के सामने ये नहीं कहना चाहिए था। इसलिए उसे लगा अब खुशी उसे जरूर कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगी जो उसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन खुशी कुछ देर तक चुप हो गई, फिर कुछ सोचते हुए बोली, ऐसा भी घर होता है जहाँ सब एक जगह रहकर भी एक दूसरे से बात नहीं करते हो? रजत ने अब खुशी के कंधे पर से हाथ हटा लिया और बेड पर बैठते हुए बोला, बिल्कुल होते हैं। और आजकल तो हर घर की यही कहानी है। किसी के पास वक्त ही नहीं है कि वे अपनों के पास बैठे, उनसे कुछ जाने, अपनी कुछ बताए। इस कलयुगी दुनिया में कोई अपना नहीं रहा। खुशी ने थोड़ा उदास होकर कहा, इन सबसे सही तो चाची जी ही हैं, जो मुझे परेशान तो करती थी लेकिन कभी अकेले नहीं छोड़ती थी। डांट कर या मारकर ही सही, वे मुझसे उलझी तो रहती थी। खुशी की बात सुनकर रजत को नीलम की किए सब काम याद आ गए, तो उसने बात को बदलते हुए कहा, खुशी, तुम उस कबर्ड में से मेरे कपड़े निकाल दोगी? खुशी बोली, हाँ बिल्कुल, आप शावर ले लीजिए, तब तक मैं आपके कपड़े ले आती हूँ। रजत चला गया तो खुशी ने रजत के लिए पैजामा और टी शर्ट निकालकर बेड पर रख दी और खुद बैठकर सोचने लगी कि वे अब क्या करे। खुशी को जब कुछ करने के लिए नहीं मिला तो वे बाहर जाने के लिए उठी ही थी कि रजत बाथरूम से ही बोला, खुशी, क्या तुम मुझे टॉवल दे सकती हो प्लीज? वहाँ कबर्ड में ही है। खुशी ने टॉवल के साथ साथ रजत को कपड़े भी पकड़ा दिए और खुद बाहर आ गई। खुशी जैसे ही बाहर आई उसे एक लड़की अंदर आती हुई दिखाई दी। लड़की ने वन पीस में एक फ्रॉक पहनी हुई थी जो उसके घुटनों से भी बहुत ही ऊपर तक थी। बाजू के नाम पर दो डोरियां थी, छोटे कंधे तक आते हुए बाल और चेहरे पर खूब सारा मेकअप लगा हुआ था। हाई हील्स में टक टक करती हुई वे लड़की आई और सोफे पर अपने हाथ में पकड़ा पर्स और फोन फेंक कर उस पर गिर गई। खुशी उस लड़की को देखकर वहीं खड़ी रही। उसने जयपुर में लड़कियों को मेकअप और छोटे कपड़ों में देखा तो था, लेकिन इस कदर नहीं कि पूरा जिस्म ही दिख रहा हो। इसलिए खुशी उस लड़की को देख आगे नहीं बढ़ पाई। लड़की ने खुशी की ओर घूरकर देखा, फिर बोली, सुनो, लगता है तुम नई नौकरानी हो, जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। खुशी ने लड़की की बात सुनी, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो लड़की ने फिर से खुशी को घूरकर बोली, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? खुशी ने एक कदम बढ़ाया ही था कि रजत ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, वे तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं है, मेरी वाइफ है। लड़की ने जब रजत को देखा तो वे सीधे होकर बैठते हुए बोली, है रजत, तुम कब आए? रजत ने कुछ नहीं कहा तो लड़की खड़ी हुई और रजत की ओर बढ़ते हुए बोली, बता तो देते यार कि आ रहे हो, मैं सरप्राइज तैयार करती तुम्हारे लिए। लड़की रजत के ठीक पास पहुंचकर उसके गले लगने को हुई ही थी कि रजत ने खुशी को अपने करीब खींचकर कहा, मीट माई वाइफ। खुशी रजत सिंघानिया। लड़की के हाथ हवा में ही रुक गए। उसने खुशी को देखा और मुंह बनाते हुए बोली, वैसे हमारी अनु से ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने पसंद की है तो कोई ना कोई खूबी तो होगी ही इसमें। लड़की ने खुशी की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, हाय, आई एम सोनिया। सब मुझे सोनी बुलाते हैं, तुम भी बुला सकती हो। खुशी ने बेमन से हंसते हुए हाथ छोड़ लिए तो सोनी ने अपना हाथ पीछे कर लिया और रजत की ओर देखते हुए बोली, तो तुम जरूर कंपनी के काम से आए होगे। रजत ने हामी भरी तो सोनी आगे बोली, देखो रजत, मुझे तुमसे या तुम्हारी वाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ना ही कोई शिकायत या हमदर्दी है, लेकिन मेरे ख्याल से तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। एक तरफ अनु तुमसे खफा हो जाएगी और दूसरी तरफ पापा और बड़े पापा। रजत बोला, हमारी फिक्र करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं अनु से भी और तुम्हारे पापा से भी अच्छी तरह से डील करना जानता हूँ, इसलिए तुम अपनी लाइफ में मस्त रहो। सोनी ने अपने कंधे उचका दिए और वहाँ से चली गई, तो रजत ने खुशी को वापस कमरे में ले जाते हुए कहा, खुशी, ये हमारा कमरा है, घर नहीं। तुम बाहर क्या करने गई थी? खुशी ने मासूम सा फेस बनाकर कहा, मैं तो बोर हो रही थी, इसलिए किचन में कुछ बनाने के लिए जाना चाहती थी। मुझे क्या पता था यहाँ इतने अजीबोगरीब लोग रहते हैं, छोटे छोटे कपड़ों में। खुशी की बात पर रजत मुस्कुरा दिया और उसे कबर्ड की ओर ले जाते हुए बोला, जब भी बोर होने लगो, इस कबर्ड में से एक बुक निकालो और पढ़ो। खुशी ने कबर्ड खोला तो उसमें बहुत सी बुक्स रखी थी। उनको देखते ही खुशी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान और चेहरे पर चमक आ गई। रजत ने खुशी के चेहरे को देखते हुए कहा, बस इसलिए मैं ये करता हूँ, तुम्हारे चेहरे की इस चमक को देखने की खातिर। खुशी ने रजत को देखकर फिर बुक्स को देखते हुए कहा, आपको पता है, मुझे नॉवल पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। रजत बोला, हाँ मुझे पता है। खुशी ने एक नॉवेल निकाला ही था कि रजत ने उसे छीनकर वापस रखते हुए कहा, अभी नहीं, जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा और जब तुम बोरियत महसूस करो तब पढ़ना। खुशी हैरानी से बोली, रहूँगा का क्या मतलब है? कहाँ जाएंगे आप? रजत ने खुशी के गाल पर हाथ रखकर कहा, कल से बहुत ही बिजी होने वाला हूँ, इसलिए आज रात साथ बिताएंगे। खुशी ने कुछ नहीं कहा, तभी रोहिणी जी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो दोनों रोहिणी जी की ओर बढ़ गए।